हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स। मैं आपका होस्ट फसी अहमद खान एक बहुत ही अमेजिंग सेशन आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं, जिसमें हम आप लोगों को मिलाने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के साथ जो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में कुछ बता दूं कि 8 टाइम एसएससी सिलेक्टेड रहे हैं और अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ज्वाइन किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिनेश कुमार सर को वेलकम करते हैं। हाय सर, वेलकम टू अनअकैडमी। हेलो हेलो फसी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? कैसे आपके लॉकडाउन के डेज जा रहे हैं? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए जो है बस कंटेंट बनाने में, उनको पढ़ाने में अपना टाइम लगा रहे हैं और काफी खुशी हो रही है कि बच्चे भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। ग्रेट सर। तो सर सबसे पहले मैं आपसे मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये सेशन किया है ताकि स्टूडेंट्स से थोड़ा बहुत आपका हम एक इंट्रोडक्शन कराएं। ठीक है सर। तो सबसे पहले सर माइंड में यही सवाल आता है कि आप इतनी बार आपने एसएससी एग्जाम दिया हुआ है, इतनी हम्म बार आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो सर क्या आपका हम्म एक्सपीरियंस रहा है सर, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। फसी, एक्चुअली क्या हुआ था कि स्टार्टिंग फेजेस के अंदर, जैसे जनरली मैं मानता हूँ कि हर एक जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, तो बैक ऑफ द माइंड हम जनरली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए। और आप तो जैसे जानते हैं, स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा सिक्योरिटी तो कोई दे नहीं सकता इंडिया के अंदर, तो एटलीस्ट। हम्म। तो सेम मेंटलिटी मेरी भी थी स्टार्टिंग फेज के अंदर। जब मैं था, अपनी तैयारी मैंने शुरू की थी, बेसिकली मेरा कभी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर इनिशियल फेज में इंटरेस्ट नहीं था। और मैं तो आपको टचवुड बताऊं तो बेसिकली मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता भी नहीं था कि जॉब कैसे लगती है, क्योंकि मैं हरियाणा से एक थोड़ी सी बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करता था। और आज तो फिर भी चले इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से स्टूडेंट्स वगैरह काफी कुछ लिटरेट हो चुके हैं इस वजह में। उस टाइम पर जो होता बस वर्बल, किसी मेरे फ्रेंड ने जो कुछ भी रिकमेंड किया, उसी चीज को हम देखते हुए आपस में अपनी तैयारी करते थे। अगर किसी ने बोला कि कंप्यूटर साइंस लेंगे तो सब कंप्यूटर साइंस के ही फील्ड में जा रहे हैं। अगर बाई चांस कोई बोलता था कि हाँ, अगर कोई बोलता था कि हमें मान लीजिए फिजिकली कुछ करना है, क्रिकेटर बना, तो वहीं उसी फील्ड में जाने की सोचते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि मुझे जस्ट 12th कंप्लीट होने के बाद डिप्लोमा कर लेना चाहिए। तो हम्म। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा और उस टाइम पे काफी अच्छी रैंक आई थी। पढ़ाई में तो ठीक ही था, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस कभी नहीं थी। और फैमिली भी इस तरह की नहीं थी कि जो हम बहुत ज्यादा गाइड कर सके आपको क्या करना चाहिए लाइफ में क्या नहीं। उनके अकॉर्डिंग था कि जो भी करो वो अच्छे से करो। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या किया, अपना बीटेक किया, सॉरी डिप्लोमा किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। और टूल एंड डाई की एक मेरी ब्रांच थी, उससे मैंने किया और जॉब भी लगी प्राइवेट। और जैसे कि आपको पता है कि एक इंजीनियर की लाइफ में एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और रियलिटी बहुत कुछ अलग होती है। तो मैं भी एक इंजीनियर ही था। जनरली हम इंजीनियर्स का यही हाल होता है। तो उस टाइम पे हमें भी कुछ सपने दिखाए गए थे कि आप ये कोर्स कर लीजिए, काफी लाइफ सिक्योर है, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा मिलेगा, ये वो बहुत सपने दिखाए गए। राइट राइट। तो 4 साल हमने किया, अपना पूरा कंप्लीट कोर्स किया। और उसके बाद जब रियलिटी के अंदर जब जॉब करी, तो सैलरी बहुत ही कम थी। आपको लिटरली बताऊं तो 10,000 के आसपास सैलरी मिलती थी, उसमें से 8,000 रुपये तो मेरा आने जाने का एक्सपेंस ही हो जाता था। सिर्फ 2 महीने नौकरी करी, मैं कहा नहीं, ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और उस फील्ड को प्रॉपरली 100% तरीके से बिल्कुल छोड़ दिया। हम्म। फिर उसका लाइफ में सोचे कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। और एक मैं कह सकता हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मुझे बनना है। अब नाम सुना तो मैंने भी था, अच्छा लगा, अगर जब मेरा दोस्त बन सकता तो हम भी बन सकते हैं। तो उसने मुझे बताया कि इस तरह से फॉर्म निकल, सीजीएल का उसने मुझे बेसिकली नाम बताया। अब मैंने उस टाइम तो उसे हमने हाँ कर दिया, हाँ सीजीएल का फॉर्म है, लेकिन लिटरली बताया तो मुझे सीजीएल की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी, क्या क्वालिफिकेशन है ये सब भी नहीं पता था। लेकिन दोस्त ने बोला था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बस इतना पता था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हम जैसे गांव देहात के इलाकों से जो लड़के आते हैं उनके लिए एक कांस्टेबल की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी होती है। इनकम टैक्स तो फिर भी एक इंस्पेक्टर पोस्ट हो गई। हम्म। तो थोड़ा सा इसको ऊपर रिसर्च किया, एक दो फ्रेंड ने थोड़ा कुछ गाइड किया और उन्होंने मुझे एग्जाम दिखाया उसका। जब एग्जाम मैंने देखा, पेपर देखा प्रीवियस ईयर, मैंने कहा ये तो एग्जाम बहुत इजी है, इसको मुझे कॉन्फिडेंस था मैं कर लेता हूँ। हम्म। तो मैंने स्टार्टिंग किया 2013 के अंदर, लेकिन तब तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन दोस्त ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं भी है तो एटलीस्ट आप एग्जाम देकर ट्राई कर सकते हैं। तो एग्जाम वहां पर दिया और काफी अच्छा मेरा स्कोर आया था वहां पर। मैथ्स के अंदर उस टाइम पर जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, तब भी मेरा स्कोर 187 आया था आउट ऑफ 200 मेंस के अंदर, सीजीएल 2013 के अंदर। लेकिन फिर वो पेपर कैंसिल आउट हो गया था। आपको पता है री एग्जाम होता है यस उसका। यस। और फिर मैं री एग्जाम देने के लिए नहीं गया था, रीजन क्या था, ग्रेजुएशन वैसे भी कंप्लीट नहीं थी, तो एक चीज को प्रूव कितनी बार किया जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर जब मेरी 2013 के लास्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, यानी कि फॉर्म निकलने से पहले, फिर 2014 जो मेरा अटेम्प्ट था वो सीरियस था। अब इस दौरान मैं एक दो कोचिंग में भी गया, अच्छे कोचिंग सेंटर के अंदर जो काफी नामी गिरामी थे उस टाइम पर। तो मैंने डेमो क्लास किया, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि इन टीचर्स से ज्यादा तो मैं ही अपने आप को मैं कैपेबल समझ रहा था। मैं उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर शक नहीं कर रहा था, लेकिन बेसिकली मेरा भी काफी बेस स्ट्रांग था। मैं हम्म। कह सकता हूँ बहुत ज्यादा कभी होशियार टाइप स्टूडेंट्स में नहीं रहा हूँ, वो कहता है बैंक बेंचर्स उस टाइप का था, लेकिन हमेशा स्कोर मेरा 80% प्लस ही रहा था हमेशा।
10 तक, और फिर ग्रेजुएशन में 60% के आसपास थोड़ा सा मैं स्पोर्टी पर्सन था, और बनना तो मैं बचपन में जाता क्रिकेटर, क्रिकेट खेलता बहुत अच्छा खेलते थे, उसके अंदर भी काफी अच्छा स्कोप था मेरा। लेकिन फिर चलिए ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड उतना नहीं था जो सपोर्ट कर पाते वो, तो मैंने इसको एग्जाम को दिया। और 2014 के अंदर, जैसे आपको पता है हर एसएससी का स्टूडेंट सीजीएल का भी पेपर देता है, सीपीओ का भी देता है, और सीडी इसका सीएचएसएल का भी देता है। हमने राइट। वैसे अटेम्प्ट किया। तो फर्स्ट मेरा जो था सीजीएल का रिजल्ट आया, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे जो मार्क्स थे मैथमेटिक्स के अंदर और विदाउट एनी कोचिंग, तो वो थे 195.5 आउट ऑफ 200 इन पॉइंट अमेजिंग, सेक्शन। अमेजिंग सर। हाँ, और उस टाइम पे जब फाइनल रिजल्ट आया, तो मेरी जो फर्स्ट मतलब ये एग्जाम था मेरा, और मेरी जो ऑल ओवर इंडिया रैंक थी वो थी 114th रैंक पे थी। तो काफी अच्छा एक था, और आपको शायद पता होगा कि सीजीएल के अंदर इंस्पेक्टर एग्जामिनर की वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। तो मुंबई कस्टम्स का मैंने ज्वाइन भी किया। वहां भी गया तो तकरीबन 2 ढाई महीने पढ़ाया, लेकिन फिर मतलब मजा नहीं आया। फिर से वही है कि अपने अपने ड्रीम्स की बात होती है, अपना अपना वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैं थोड़ा हमेशा एक स्पोर्टी पर्सन रहा हूँ। तो मैं गया वहां पे 2 ढाई महीने काम किया, फिर अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस दौरान क्या हुआ था, अपना पॉकेट एक्सपेंस वगैरह ये सब भी चलाना बहुत जरूरी होता है। राइट, राइट। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स को ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर गया था। स्टार्ट मैंने किया था बेसिकली वही 8 9 10 से, लेकिन धीरे धीरे जब मेरा स्टार्ट किया प्रिपरेशन सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए, तो कुछ आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं वो आके पढ़ना शुरू कर गए, और वो पहले से कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे थे, और उनका ही फीडबैक था जो उन्होंने बोला कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा बूस्टिंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ में, जिसके अंदर मैं टर्निंग पॉइंट कह सकता हूँ। जब उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, "सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको थोड़ा सा और आगे ट्राई करना चाहिए।" तो 2014 के आसपास पैरामाउंट कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर था उस टाइम पर। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया, और फिर वहाँ से पढ़ाना शुरू किया। बच्चों का फीडबैक था, प्यार था। अब एक बार मैं बोलता हूँ कि जिस इंसान को प्यार मिल जाए और थोड़ा पैसा मिल जाए, तो वो इंसान उस लाइन को भी छोड़ना नहीं चाहेगा, जब तक बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस ना हो। तो मैंने अपनी बेसिकली आप समझ सकते हैं कि अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के, इंस्पेक्टर एग्जामिनर की पोस्ट को छोड़ के, और पढ़ाने को कंटिन्यू किया, पैशन किया, और 3 4 साल तक वहाँ पे पढ़ाता रहा। फिर 2017 के अंदर मैंने खुद की अपनी कोचिंग स्टार्ट करी, और 2018 के आसपास मैं अन अकेडमी से भी जुड़ा था कुछ टाइम के लिए। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा वर्क प्रोफाइल बहुत हेक्टिक था, ऑलमोस्ट 14 आवर्स की क्लास होती थी, क्योंकि बच्चों का प्यार था, बैचेस के लिए बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो उस टाइम अन अकेडमी कंटिन्यू नहीं कर पाया था, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने करा। तो फिर रिसेंट में एक बात है, मतलब 2 ढाई महीने पहले की बात है, मैंने एजुकेटर ऐप को जैसे ओपन करके देखा, तो उसके अंदर काफी ज्यादा फॉलोवर्स थे, 5000 के आसपास फॉलोवर्स थे, काफी बच्चों ने डेडिकेशन दिए थे, हेड्स वगैरह, और भी बहुत ज्यादा वहाँ पे प्यार रेस्पेक्ट था, रेटिंग्स बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि इस लॉकडाउन पीरियड को थोड़ा यूटिलाइज किया जाए, कि अन अकेडमी के साथ दोबारा से जुड़ा जाए और बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। रीजन क्या है कि अब राइट, जैसे मेरी पर्सनल कोचिंग है, वो अन अकेडमी के सामने एक बहुत छोटा प्रोफाइल बन जाता है। अन अकेडमी स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जब राइट। तक बच्चा मुझे देखेगा नहीं, तो बच्चा मुझे पहचानेगा कैसे? और मेरा गोल यही है कि मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है गाइड कर सकूं, और मुझे लगा कि इस पॉइंट के लिए अन अकेडमी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए फिर मैं ट्राई किया दोबारा जुड़ने के लिए, और फिर आपसे कॉन्टेक्ट जैसा हुआ मेरा, तो आगे अब हमारी बिल्कुल सर। स्टोरी अन अकेडमी के साथ स्टार्ट भी हो चुकी है। यस सर। तो सर आपने जो कहानी बताई, आई थिंक बहुत रिलेटेबल कहानी होगी स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि हम्म, वो भी इसी चीज के थ्रू गुजरते हैं। और सर एक और यूनिक बिल्कुल। चीज मतलब आपके केस में ये थी कि आपने कंटिन्यूअसली एग्जाम देते रहे आप। हाँ, ठीक है, ये एक सर एक्चुअली बहुत इसकी भी एक स्टोरी इम्पोर्टेंट। है। हाँ सर, ये एक बहुत हाँ, इसकी भी इम्पोर्टेंट एक आई थिंक स्टोरी है। एस्पेक्ट है। जी सर, प्लीज प्लीज मैं वो शेयर कीजिए। हाँ, मैं एक्चुअली क्या है कि कुछ एक टीवी देख रहा था, तो टीवी में कुछ कोटेशन हो सकती है। हम्म। अगर दूसरी बार में कुछ चीज करी, अगर फर्स्ट वाली मतलब दूसरी बार आपने क्वालीफाई नहीं किया, सक्सेस नहीं पाई है, तो दुनिया ये बोलेगी फर्स्ट टाइम वाला एक तुक्का था, एक गैस था, किस्मत अच्छी थी। तो बस एक तरह से मेंटली ये था कि नहीं, कि भाई मुझे करना है। और मैं अपने माइंड में ये लेके चला, जैसे आप बेसिकली एक शुभ नंबर होता है 11। तो मैंने ये सोचा था कि टोटल मैं 11 बार एग्जाम दूंगा, और 11 बार सिलेक्शन लेके फिर मैं इसको छोड़ूंगा। एक तो 11 का एक लकी नंबर बोल सकते हैं। तो टोटली मिला के 8 टाइम्स मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। 9th टाइम जो है मेरा ये 2019 का सीजल का प्री रिजल्ट आ चुका है। मेंस अभी जब भी होता होता है। 10th टाइम ये हो जाएगा मेरा, नहीं सॉरी 9th टाइम ये हो जाएगा। और टोटल मैं 11 बार देना चाहता हूँ, और मेरी एज भी है, तो मैं हर बार एग्जाम जरूर देता हूँ, ये जी चेक जी। करने के लिए कि देखिए। और दूसरा एक रीजन ये भी है, मान लेते मैं 2014 के अंदर सिलेक्शन लिया है, तो लेकिन क्या वो सिलेबस या उस टाइम की पढ़ाई आज के टाइम से रिलेट कर भी या नहीं कर रही? एग्जैक्टली, मान एग्जैक्टली। लीजिए मैंने 2014 में तो सिलेक्शन ले लिया, लेकिन आज का बच्चा तो आज के अकॉर्डिंग पेपर देगा। अब अगर कोई एग्जैक्टली। बच्चा बोलता है कि 2014 मैंने क्वालिफाई किया है या सिलेक्ट हुआ है, और 2017 का आप पेपर देखते हैं सीजीएल का, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो खुद को अपडेट रखने के लिए मैंने जानबूझ कर हर बार पेपर दिया, ताकि मुझे एटलीस्ट लेटेस्ट पैटर्न का पता चलता रहे, और अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ, तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा सिलेक्शन बंद हो जाएगा, तो मैं समझ जाऊँ कहीं ना कहीं मैं आउटडेट हो चुका हूँ, और खुद को मुझे अपडेट करने की जरूरत है। एक ये मेरे माइंड में भी रहता है, ताकि मैं स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। राइट, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आप खुद भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता है एग्जैक्टली कि क्या है एग्जाम में, कैसे करना है, कैसे एग्जाम को फेस करना है। तो इसी पे सर मैं पूछना चाहूंगा कि सर आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट
स्ट्रेटेजी क्या रहती है प्रिपरेशन की? बेस्ट टिप आप क्या दे सकते हैं लर्नर्स को? मेरे यहाँ पर 2 चीज़ें मैं बहुत अपने सभी बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, तो मैं ये बात बताता हूँ। देखिए, एसएससी का एग्ज़ाम पहली बात तो ये समझना होगा हमको कि हमारा कोई बहुत नॉलेज का एग्ज़ाम ना हो के एफिशिएंसी का एग्ज़ाम है। अगर हम नॉलेज की बात करें तो कैट के अंदर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन्स आते हैं। एसएससी के अंदर बेसिकली क्या होता है, नॉलेज का और एफिशिएंसी का एक कॉम्बिनेशन होता है। आप खुद समझदार, आप खुद समझिए कि अगर आपको 2 घंटे के अंदर यानी सिर्फ 120 मिनट के अंदर अगर 100 क्वेश्चन करने हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि बहुत लंबे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं। एक्सेप्शन हुँ, 5-7 क्वेश्चन के हम छोड़ सकते हैं। अब बच्चा क्या होता है, भटकता क्या है, आज के टाइम पे कुछ टीचर्स जो हैं, बहुत ही कम फीस एक बैच लॉन्च करते हैं, लेकिन वो बच्चों को एक प्रॉपर गाइड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी। कुछ भी पढ़ने से कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन सिर्फ एक तभी कंडीशन में होगा, 60% आपकी एफिशिएंसी होती है, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको देखते ही क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में रहे और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस भी 2 तरह से होती है, आप बैच तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप साथ के साथ में टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं या मॉक टेस्ट को नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने लेवल पर हैं, कितने लेवल पे नहीं है? तो आपको 60 से 70% सिलेबस या आपका ऐसा टिप्स भी होना चाहिए। 20% राइट। होता है मॉडरेट, ठीक है ना? वो मॉडरेट के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 30 सेकंड, 45 सेकंड। 10% सिलेबस क्या होता है, वो होता है डिफिकल्ट। एसएससी का मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और 8 बार सिलेक्शन है, तो मतलब कुछ मैं पॉजिटिव ही सीख रहा हूँ, तभी सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन बच्चा कहाँ भटक रहा है आज के टाइम पे? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चा पूरा फोकस है वो 10% के ऊपर या लास्ट के 30% के ऊपर। वो ये नहीं समझ रहा कि अगर लास्ट का 30% तो तब करेगा ना जब उसका फ्रंट वाला 60 टू 70% कवर हो पाएगा। एक बहुत एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अब जॉब में जाता हूँ तो आपको पता है फिजिकल होता है वहाँ पे। तो फिजिकल में 1600 मीटर की रेस होती है और बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको बताऊँ, मैं जब रनिंग करना शुरू किया था तो मेरा ओवरवेट था, 90 केजी के बेसिस में मैंने रनिंग की थी सीपीओ के अंदर और जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पर। हुँ, तो 4 वहाँ पर क्या होता है, 400 मीटर्स के वहाँ पे क्या होता है, 4 आपको राउंड लगाने पड़ते हैं। अगर किसी बच्चे ने ऐसे मैं एकेडमिक्स के तौर पे अगर इसको रिलेट करूँ, अगर शुरुआत में ही सारी मेहनत लगा दी, तो लास्ट चक्कर में आते-आते वो थक जाएगा, वो नहीं कंप्लीट एग्ज़ैक्टली। कर पाएगा। इसके लिए सिंपल सा फंडा होता है, स्टार्ट के जो 3 चक्कर होते हैं वो आपको बेसिकली बिल्कुल अपना रिदम और पेस को मेंटेन करना होता है, बहुत थकना नहीं है आपको। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप सिलेबस सीख रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ट्रिक्स सीख रहे हैं, एप्टीट्यूड मेथड सीख रहे हैं, अप्रोच सीख रहे हैं। अगर इसी टाइम पे आपने अगर अपना 100% लगा दिया, आपको फिर जब रिवीजन का टाइम आएगा तब आप कुछ करने लायक बचेंगे नहीं, क्योंकि मेंटल फैटिग हो जाएगी आपको। हुँ, तो हुँ। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स को डीप नॉलेज करना है, क्वेश्चन तो कम करिए, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है और उसी कॉन्सेप्ट को आप काफ़ी क्वेश्चन्स में लगा सकते हैं, तो आपकी मेहनत वैसे ही कम हो जाएगी। बच्चा बेसिकली क्या करता है, आज एडमिशन लिया किसी बैच के अंदर, किसी टीचर पढ़ा है, आज वो 10 घंटे पढ़ाई कर सकता है, आज उसके अंदर जोश है, 8 घंटे पढ़ाई कर सकता है। लेकिन एक्चुअल पढ़ाई उसको कब करनी है? जब पेपर से 2 या 3 महीने का टाइम है, जब रिवीजन रहेगा। आज तो उसको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। आज के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उस टाइम पे आपको 5-6 घंटे पढ़ाई करनी है, आपका सिलेक्शन 100% है। होता क्या उल्टा, बच्चा आज तो पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन जैसे एग्जाम नियर आता है उसको लगता है ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने कर लिया है और वहाँ पे थोड़ा-सा 5% पे अपने आप को छोड़ता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है? फेल्योर। अब हुँ, किसी बच्चे 95% अगर पढ़ाई कर लिया है, तो सिर्फ 5% ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो राइट, राइट। 5% ढंग से नहीं किया, तो 95% भी वेस्ट हो जाता है। और मैं मानता हूँ आज के टाइम पे ज़्यादातर स्टूडेंट जो फेल होते हैं, वो इसी एक गलती की वजह से होते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन्स करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो भी चाहिए, उसको डिनाई बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पहले वो 70% आपका स्ट्रांग होना चाहिए ना। अब ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर नहीं है, तो बस आप भटकते रह जाओगे, कभी इस टीचर के पास, कभी उस टीचर के पास, जो कि मैंने नहीं किया और इसलिए मेरा हर बार सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक सर बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट्स कुछ रखे हैं लर्नर्स के लिए, ज़रूर उनको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। तो और एक सर इम्पोर्टेंट है कि आप क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, तो आप अच्छे से मेंटर भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। तो सर ये हुँ। प्लीज़ हमें बताइए कि आपका कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या आप पढ़ाने वाले हैं? अभी कैसे शुरुआत करने वाले हैं सर अनअकैडमी पे? हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वैसे मैं स्टूडेंट्स को अपने प्रोफाइल से भी मतलब मोटिवेट करता रहता हूँ, लेकिन अभी रिसेंट में जो है 2 तरह के कोर्सेज़ मेरे अभी अनअकैडमी पे लॉन्च होने वाले हैं। एक तो फ्री स्पेशल क्लासेस जो पहले से चल भी रहा है, जिसके अंदर मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन जो मेरा प्लस कोर्स है, जो कि कह सकते हैं आपको है ना एक गोल्ड बैच जो बच्चों के लिए बोल सकते हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बहुत एक अच्छा बैच लॉन्च हम कर रहे हैं 1 अगस्त से। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी जो 10 पीएम रात को 10 बजे मैं शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि उस टाइम तक सभी बच्चे अपना खाना-वाना खा के फ्री हो चुके होते हैं। और अब उसको अगर वो 1 घंटा, 1.5 घंटे क्लास वो करेगा, तो माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, सुबह रिवीजन भी कर सकता है। तो हमारा जो प्लस कोर्स है, वो लॉन्च होगा यहाँ पर 1 अगस्त से 2020 ऑब्वियस बात है। और जो टाइमिंग रहेगा वो 10 पीएम रहेगा और अगर कोई स्टूडेंट अगर इस बैच से जुड़ना चाहता है, प्लस कोर्स से जुड़ना चाहता है, तो मेरा रेफरल कोड भी वो यूज़ कर सकता है, दिनेश01 सब स्मॉल में लिखना है DINESH01। और बाय चांस अगर कोई बच्चा न्यू है, वो मुझे अच्छे से अभी नहीं जानता है, तो कोई इश्यू नहीं है, आपके लिए फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, जो बच्चों को एक से जो कहते हैं ट्रायल एंड यूज़ वाला मेथड यूज़ करता है। आप मेरी जो फ्री क्लासेस हैं
उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आप उनको देख के आपको लगता है कि आप समझ पा रहे हैं मुझको, मेरी कहाँ जो पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट रेलेवेंट है कोर्स की, तो आप फिर एडमिशन लीजिए प्लस कोर्स में। आपको ऐसा नहीं कि आपको पैसा फंसने वाली बात है या फिर आप बात बोले जो टीचर है वो समझ ही नहीं आ रहा। अनअकैडमी के लिए मैं इसलिए हैट्स ऑफ करता हूँ, ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का मौका देता है, सोचने का मौका देता है और फिर उसका अलाउ करता है कि आप प्लस कोर्स में आइए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल 100% लेवल तक चले जाएं लेके। ठीक है, तो ग्रेट सर। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने कुछ इसमें हमारे साथ बातें की। तो लर्नर्स, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर का जो कोर्स है उसको प्लीज ज्वाइन करें, और ये ना कि सिर्फ आपका सिलेबस कवरेज होगा, बल्कि बहुत ही अच्छी एक मेंटोरशिप होगी। सर ने खुद भी अभी एग्जाम दिए हैं और अभी आगे भी एग्जाम देने वाले हैं, तो सर के साथ जुड़ने का बहुत ज्यादा अभी हमारे फायदे हैं। तो सर के जो भी कोर्स है उसके लिंक्स और स्पेशल क्लासेस के लिंक्स हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगेन सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और फिर से एक बार मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ, और जरूर हम सर अब क्लास में मिलेंगे सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर थैंक टाइम। यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच।